लालच वो बुरी बला है, अगर इस बुला में कोई भी इंसान अगर फंस जाता है तो निकलने का नाम नहीं होता। इंसान अपने चाहतों को पूरा करने के लिए इस बला को अपना ही हथकंडा बना लेता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक औरत होती है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने शौक़ और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह कदम बढ़ाती है कि उसकी वजह से उसके अपने 2 बच्चे होते हैं हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं, और साथ में उसका अपना एक पति होता है जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने निकल के सच्चाई आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है जबलपुर, और उसी का कैंट थाना सदर पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 22 जनवरी साल 2021 का ही। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त सदर कैंट पुलिस थाने में फ़ोन आता है। वहाँ के थाना एसआई अधिकारी कन्हैया चतुर्वेदी मौके पर अपने ही ड्यूटी पर होते हैं, तो उन्हीं के पास एक व्यक्ति फ़ोन करता, अनजान आदमी होता है, कहने लग जाता है कि साहब इस समय आपके ही सदर जो कैंट थाना है उसी के बगल जो पेट्रोल पंप है उसी के पीछे जस्ट मुर्गी मैदान है साहब, उसी में एक व्यक्ति काफ़ी नशे में धुत पड़ा हुआ है। अब यह बात जैसे ही यह अधिकारी अब कन्हैया सुनने के बाद अपनी टीम को लेते हैं, क्योंकि यह जो मामला होता है उस इलाके में लगभग आए दिन ऐसे होता रहता है कि कोई व्यक्ति नशे में होता है तो पुलिस की जो टीम होती है पहुँच जाती है वहाँ, उस व्यक्ति को समझा बुझाकर अपने हिसाब से घर भेजवा देती है। और पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त जब खबर पाती है तो अपनी टीम को लेती है, और लेने के बाद अब मुर्गी मैदान में पहुंच जाती है और देखती कि सही में वहां एक मेड़ होता है, नुमा होता है, तो उसी पर एक व्यक्ति होता है एकदम नशे की हालत में दिख रहा होता है। बस जो व्यक्ति होता है पड़ा होता है औधे मुँह, और पुलिस की टीम जैसे करीब जाती है तो सिपाही जो होते हैं जैसे व्यक्ति को पकड़ते हैं तो चेहरे को पलट देते हैं, तो देखते हैं पूरा जो चेहरा होता है खून से लथपथ होता है, शरीर पूरे जो कपड़े होते हैं एकदम चारों तरफ खून जमे होते हैं। पुलिस की टीम समझ नहीं पाती आखिर इतना साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला, एकदम नशे में धुत दिखने वाला व्यक्ति के साथ यह कैसे हो सकता है। उसकी जो उम्र होती लगभग यही 49 से 51 साल के बीच होता है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल का निरीक्षण करती है तो कुछ ही दूरी पर काफ़ी सारे शराब की बोतलें होते हैं और लगभग 3 खाली गिलास पड़े होते हैं, कुछ वहाँ चखने के कुछ पैक पड़े होते हैं, काफ़ी सारे सामान पड़े होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है समझ जाती है वह इस मृत व्यक्ति का ही कोई अपना करीबी होगा जो बैठकर यहाँ पार्टी किया होगा और अपने ही जाल में फंसाकर बेरहम तरीके से हत्या कर यहाँ से तौर तरीके से अब निकल गया होगा। थाना प्रभारी बड़े ध्यान से घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, अंदाज़ा भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ मौके पर उस इलाके के रहने वाले अब जितने भी लोग होते हैं थोड़ी देर में इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते हैं तो लोग तरह तरह की आपस में बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता भाई यहाँ तो रात के टाइम हम तो आते जाते लेकिन ऐसी सूचना हमें कभी मिला नहीं। कोई कहता शाम के टाइम हम यहाँ आए भी थे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ के एसआई अधिकारी इधर कन्हैया चतुर्वेदी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ सिपाही जो होते हैं खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं अब उनसे पूछताछ करती है, क्या भाई किसी व्यक्ति ने इसकी पहचान की है या पहले से इसके साथ जान पहचान है, कभी मिला जुला हो। वहाँ आए अधिकारी जो होते हैं चतुर्वेदी बड़े ध्यान से लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता। तभी जो सिपाही होते हैं उसी वक्त जाते हैं, डेड बॉडी का तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी उसी में से सिपाही का जो हाथ होता है उस व्यक्ति के जेब में पहुंच जाता है। तो देखते हैं एक डाकिया पासबुक पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसको पलटते हैं तो उसमें एक पर्ची निकलता है।
उसी पर्ची में एक नंबर लिखा होता है। तो ये अधिकारी जो होते हैं चतुर्वेदी सर उस नंबर को लेते हैं और तुरंत ही कॉल लगा देते हैं। और जब कॉल लगाया जाता है तो उसी वक्त एक व्यक्ति होता है, तो वहाँ ऐसा अधिकारी पूछने लग जाते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा मलखान, और हम जो होता है इसी ग्वार घाट के ही रहने वाले हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती है एक बार आप बता सकते हैं यह नंबर किसका है। तो मलखान कहने लग जाता है कि साहब या तो हमारे अपने ही जीजा हैं अरविंद राजपूत, जो डाकगिरी का काम करते हैं। उनका रोज़ का लेना देना होता है, लोगों के घर जाकर वही जो पत्र होता है। पुलिस की टीम जैसे ही यह खबर पाती है कि आखिर यह जो व्यक्ति होती है यह एक डाकिया है, तो पुलिस की टीम उसी वक्त मलखान से एक ही बात बता देती है कि यहाँ पर जो मुर्गी मैदान है उसी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला हुआ है। और हुलिया और साथ में कुछ ऐसी बात बता देती है जिसकी वजह से मलखान को भी यकीन हो जाता है। और मलखान जो होता है अपना फ़ोन निकालता है और निकालने के बाद अरविंद राजपूत की अपनी पत्नी होती है मनीषा ठाकुर, और तुरंत जो होता है मलखान उसी वक्त अपनी ही बहन के पास फ़ोन करता, कहने लग जाता है कि आखिर जीजा कहाँ गए हैं। मनीषा कह देती है कि तुम्हारे जो जीजा हैं वह कल तो घर पर थे और हम उसे परमिशन लेकर एक गमी के कार्यक्रम के ही व्हीकल फैक्ट्री है उसी में हैं। यह बात जैसे ही अब इधर मलखान होता है कहने लग जाता है अपनी बहन से कि हमारे जो जीजा है यानी आपके जो पति हैं इधर अरविंद, शंकावश जो होता है एक एकदम लहूलुहान अवस्था में मुर्गी मैदान में उनका डेड बॉडी मिला हुआ। अब इस तरह की बात जैसे मनीषा ठाकुर सुनती है, सुनने के बाद एकदम अपने ही फ़ोन पे अपने भाई के सामने दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती है। लेकिन उसी वक्त मनीषा ठाकुर जो होती है अपने कुछ हितैषी को साथ लेती है और उसी मुर्गी मैदान में पहुंचती है। लेकिन जैसे दूर से देखते देखते ही पहचान लेती है और करीब जाती है, अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती है। थाना पर भारी, साथ में वहाँ ऐसा अधिकारी जो होते हैं कन्हैया चतुर्वेदी बड़े ध्यान से मनीषा के चेहरे को लगते हैं। अवस्था को देख के समझ जाते हैं कि सही में यही अरविंद राजपूत ही होगा। पुलिस की टीम अब यहाँ लोगों से पूछताछ करने के बाद यह नहीं समझ पाती कि आखिर जो होता है मनीषा से पूछताछ करना पुलिस के लिए कितना सही लगेगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल के तौर तरीके से इंतजार करती है, लेकिन कुछ देर बाद फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है, अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है, कुछ सबूत जुटाती है। वहाँ पर कुछ दूर पर पड़े पत्थर होते हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। फोरेंसिक टीम अपने कब्जे में ले लेती है, गिलासें जो बोतलें पड़े सभी को अपने कब्जे में ले लेती है और लेने के बाद तुरंत ही फोरेंसिक टीम अपने कब्जे में लेकर अपने हिसाब से जाँच पड़ताल के लिए चल पड़ती है। यह सारे अधिकारी जो होते हैं कन्हैया चतुर्वेदी डेड बॉडी को ही पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और मलखान से पुलिस की टीम वहाँ कुछ पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है यही निकल के आता है कि साहब उनकी जो अपनी पत्नी है मनीषा, वह तो एक फैक्ट्री में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल ही गई हुई थी, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस की टीम वहाँ से तो खाली हाथ अपने थाने लौट जाती है। लेकिन 3 दिन बीत जाता, पुलिस की टीम जो होती है वह मनीषा से पूछताछ करने के लिए अब घर नहीं जा पाती। लेकिन तभी किसी के द्वारा सूचना मिलता है, वहाँ जो अधिकारी होते हैं कन्हैया चतुर्वेदी को मनीषा जो होती है 3 दिन के अंदर एक बार आत्महत्या करने की भरपूर कोशिश की है। अब पुलिस की टीम जैसे यह सुनती है, सुनने के बाद चौंक से ज़्यादा समझ जाती है कि बस करो, इसमें मनीषा को कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर पता है, वह छुपा रही है। इसीलिए पुलिस की टीम मनीषा के मोबाइल नंबर को लेती है और उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब निकाला जाता है तो उसी CDR डिटेल में 2 अनजान नंबर दिखाई देते हैं। एक नंबर होता है आकाश बिनोदिया जो ठीक जबलपुर के ही सिविल लाइंस इलाके का ही रहने वाला होता है, और दूसरा जो नंबर होता है वह नंबर ठीक खेमचंद यादव उर्फ राज यादव के नाम से आ रहा, जो ठीक है उत्तर प्रदेश के ही बांदा जिले का ही रहने वाला होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे दोनों के बारे में अब जानकारी पाती है, जानकारी पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर सबसे पहले खेमचंद और फिर राज यादव के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में लास्ट लोकेशन निकालती है। तो लास्ट लोकेशन के साथ पता चल जाता है कि ठीक राज का जो मोबाइल नंबर होता है 21 जनवरी को सुबह के टाइम लगभग 9 बजे के आसपास से
और रात लगभग 9:30 बजे के आसपास जो था जबलपुर इलाके में मोबाइल सहित ट्रबल कर रहा होता है। पुलिस की टीम सारे मामले को समझ जाती है और उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद इधर राज यादव के तौर ठिकाने पर पहुंच जाती है। और लेकिन जब राज के यादव के तौर ठिकाने पर पहुंचती है, पता लगता है वह तो मौके पर घर में है नहीं। पुलिस की टीम वहां राज यादव के उसके अपने पिता से पूछताछ करती है, लेकिन जब पूछताछ किया जाता पता चलता राज यादव तो होता है अपने घर 24 घंटे से नहीं दिखाई पड़ रहा। और पुलिस की टीम वहाँ राज यादव के पिता से पूछताछ करती है तो राज यादव के जो पिता होते कहने लग जाते हैं कि साहब हो सकता हमारा जो अपना बेटा है वह बेटा अपने ही बड़े भाई जो सूरत में रहता है उसी के पास चला गया हो। पुलिस की टीम इधर उसके कमरे की तलाशी लेती है तो उसके कमरे में एक मोबाइल मिलता है। और लेकिन जब मोबाइल मिलता है तो पुलिस के सामने एक और चैलेंज बन जाता है कि आखिर मोबाइल तो यहाँ पड़ा है और राज को अपनी गिरफ्त में कैसे लेंगे। लेकिन पुलिस की टीम मोबाइल को लेती है और लेने के बाद वहीं उनके पिता से लाख पूछा जाता है और मोबाइल को खोला जाता है। लेकिन उसी मोबाइल में आपत्तिजनक फोटो जो था मनीषा ठाकुर के साथ राज का निकलता है। पुलिस को पूरा है कि जो और पुलिस का जो शंका पहले का बना हुआ था वह शंका तो इधर यकीन में बदल जाता है कि बस करो मनीषा ठाकुर और राज के बीच अनैतिक संबंध पनपे हैं। और इसी वजह से अरविंद राजपूत को अपने रास्ते से ठिकाने लगवाया गया है। और पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि अब दूसरा जो मकसद बन रहा है वह कोई और नहीं है बल्कि वह खुद जो होता है इधर आकाश विनोदिया बन रहा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जबलपुर सिविल लाइंस पहुंचती है तौर ठिकाने पर। लेकिन जब वहां पहुंची थी पुलिस की टीम पता लगता वहां एक बूढ़ी औरत होती है जो एक नर्स तो होती है लेकिन रिटायर नर्स होती है। पुलिस की टीम जब उनसे पूछताछ करती है क्या आप जो होता है अरविंद राजपूत और इधर मनीषा ठाकुर को जानती है तो तुरंत जो होती है बूढ़ी औरत इनकार कर करने लग जाती है कि साहब हम इन दोनों को कभी नहीं देखे और ना इनके बारे में कुछ अता पता है। पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर जो होता है इनका जो नंबर होता है यह नंबर आकाश का नंबर जो होता है इनके पास क्यों पड़ा है। इसीलिए पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आखिर यह नंबर आपके पास कैसे आया। तो जो बूढ़ी औरत होती कहने लग जाती है कि साहब यह जो नंबर होता है हमारा एक अपना खुद का ही भतीजा है आकाश विनोदिया साहब उसी ने यह नंबर लाकर हमें जो था कई महीने पहले अपने नाम से निकलवा कर दिया हुआ है। अब पुलिस के सामने और चैलेंज बन जाता है कि आखिर जब नंबर ला के दिया है तो इसके अलावा इनके अलावा कौन बात करता है। लेकिन पुलिस की टीम जब इधर बूढ़ी औरत से और ज़्यादा पूछताछ करती है तो बूढ़ी औरत जो थी पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हम तो एक अपने ही इलाके में कीर्तन मंडली में काम करते हैं लेकिन साहब उसी कीर्तन मंडली में एक ढोलक बजाने वाला एक और भक्ति करने वाला लड़का होता है प्रदीप ठाकुर उर्फ बिक्की पंडा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही प्रदीप ठाकुर और बिक्की पंडा के बारे में जानकारी उस बूढ़ी औरत से पाती है पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है जानकारी और जुटाती है। पता चलता है मनीषा ठाकुर का एक अपना मौसेरा व भाई है। अब पुलिस की जो शंका होता है इधर जाकर पूरा का पूरा अब बिना किसी कारणवश इधर मनीषा ठाकुर और साथ में बिक्की पांडा के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कस्टडी में लेती है और थाने लेकर पहुंच जाती है। पहले तो मनीषा ठाकुर बड़े ध्यान से बिक्की पांडा के चेहरे को लगती हैं लेकिन जब इधर उधर लगती हैं तो उनको समझ में आ जाता कि आखिर पुलिस के सामने हमें ज़्यादा देर टिकना हमारे लिए खतरे से खाली अब रहने वाला नहीं है। इसीलिए बिक्की पांडा और साथ में मनीषा ठाकुर जो होते हैं पुलिस के सामने टूट जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई मनीषा ठाकुर और इधर बिक्की पांड्या रखते हैं इसे रखने के बाद लोगों के पैरों नीचे से एकदम ज़मीन से खिसक जाता। आखिर एक औरत जो होती है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस कदर फैसला ले सकती है। में मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है जबलपुर और उसी का घामपुर एक जाना माना इलाका भी पड़ता है। उसी इलाके में एक सरकारी कुआं होता है। उसी कुएं के पास रहने वाला होता है अरविंद राजपूत के अपने माता पिता हैं। मैं बात कर रहा हूं घटना से ठीक 10 साल पहले का है। 10 साल पहले जो थे उसके माता पिता भी उसके साथ रहा करते थे। साथ में उसकी अपनी एक बहन भी होती है। लेकिन अरविंद का एक अपना बड़ा भाई भी होता है। लेकिन अरविंद का जो परिवार होता है इस तरह नहीं होता है कि वह पूरे घर परिवार का खर्चा बर्चा झेल पाए। लेकिन उस खर्चे की जो जिम्मेदारी होता है अरविंद राजपूत के एक अपना बड़ा भाई होता है दीपक राजपूत उसी के ऊपर होता है। अपने पूरे परिवार का जो खर्चा होता है दीपक राजपूत ही उठाता था। समय के हिसाब से बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जो होता है अरविंद और साथ में माता पिता का बीतने लग जाता है।
लेकिन इसी बीच दीपक राजपूत की जो शादी होती है तौर तरीके से जब हो जाता है तो अपनी पत्नी को लेता है और लेने के बाद वह अलग हो जाता है, जिसकी वजह से अरविंद के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भले ही इधर अरविंद राजपूत हायर सेकेंडरी का पढ़ाई कर अपने घर में बैठा हुआ था, लेकिन अपने हिसाब से नौकरी अब नहीं मिल पा रहा था। अपनी ज़िंदगी से काफ़ी जब हताश हो जाता है तो काफ़ी रिश्तेदारों का मदद भी लेता है, और जब मदद लेता है तो उन्हें रिश्तेदारों के द्वारा उसको पता चलता है कि ठीक है डाक विभाग में एक नौकरी मिली है, और उसी के द्वारा पता चलने की वजह से साल 2012 में अरविंद राजपूत की जो नौकरी हो अब जबलपुर के ही नगर निगम में ही एक दैनिक वेतन पे लग जाती है, जिसकी वजह से अरविंद राजपूत के माता पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं। और जब खुश हो जाते हैं तौर तरीके से अपनी जो ड्यूटी होता है अरविंद राजपूत अब करने लग जाता है। लेकिन अरविंद राजपूत की जो उम्र होती है साल 2012 में 40 साल के आसपास ही होने वाली होती है, जिसकी वजह से उसके जो माता पिता होते हैं शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन नौकरी लगते ही शादी के लिए रिश्ते आने अब शुरू हो जाते, तभी इसी बीच मनीषा ठाकुर के नाम की एक लड़की का खूबसूरत रिश्ता आ जाता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन मनीषा ठाकुर की जो उम्र होती है उस समय 21 साल के आसपास होती है। परिवार वाले जो होते हैं इस रिश्ते के तौर तरीके से राजीनामा दे देते हैं, और मनीषा ठाकुर अपने ससुराल जब पहली बार जाती है वहाँ के रहन सहन और साथ में घर को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, अपनी ज़िंदगी को बड़े ही सौभाग्यशाली समझना शुरू कर देती है। लेकिन शादी के जैसे साल वक्त बीतते हैं तो मनीषा ठाकुर को लगने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ आकर एक दुगुने पति के साथ तहस महस हो गई है। लेकिन मनीषा ठाकुर जो होते हैं अपने शौक श्रृंगार और घूमने फिरने की जो शौक़ होती है उसको दबा लेती है, कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी अरविंद के साथ बिताने लग जाती है। लेकिन अरविंद जो था अपनी पत्नी के शौक़ श्रृंगार के लिए खर्चे बर्चे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता था, और मनीषा ठाकुर उसी का फ़ायदा उठाकर अपनी मौज भरी ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन ऐसी ज़िंदगी जीते जीते जब 5 साल का वक्त बीत जाता है मनीषा ठाकुर और साथ में अरविंद के बीच टोटल 2 बच्चे भी हो जाते हैं, और जिसमें एक बेटा और एक बेटी होता है। जो बड़ी बेटी होती है घटना के वक्त लगभग 8 साल की होती है, और छोटा जो बेटा होता है घटना के वक्त लगभग 7 साल का होता है। लेकिन साल 2016 में अरविंद राजपूत का जो नगर निगम का डाक विभाग वाला जो नौकरी होता है आदान प्रदान गांव में दौड़े वाले वह स्थगित हो जाते हैं। स्थगित होने की वजह से वह डाक में बराबर नौकरी करने लग जाता है, जिसकी वजह से सुबह निकलता शाम भी अपने घर लौट पाता। और मनीषा ठाकुर जो होती है अपने ही कमरे में रहकर जब देखती हमारे दोनों जो बच्चे हैं स्कूल जाने लायक हो गए हैं तो सुबह के टाइम दोनों बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज दिया करती थी। समय के हिसाब से मनीषा ठाकुर अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। लेकिन जब बच्चे लौटते तो बच्चों को लेकर कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाया करती थी, और जब जाती थी तो वहाँ कुछ औरतें होती तो उन्हीं के हाथ में स्मार्टफोन देखती, उसके मन में लालसा जाग बैठती, काश हमारे भी हाथ में स्मार्टफोन होता तो आज भी अपनी इन्हीं उंगलियों से उसी स्मार्टफोन को चलाते कितना अच्छा लगता। तो मनीषा के जो सपने होते हैं उसी दिन से मर जाते हैं, और बढ़ने की वजह से मनीषा दूसरे दिन अपने पति के सामने जो होता है स्मार्टफोन की राय रख देती है। लेकिन इधर अरविंद के पास अभी तक कोई स्मार्टफोन नहीं था, ना उसकी हैसियत होती है, लेकिन अपनी पत्नी की शौक़ के आगे जो होता है उसी समय झुक जाता है और लाकर तीसरे दिन एक नया स्मार्टफोन दे देता है, और अपनी जो पत्नी होता है और दे देता है। और इधर मनीषा जो होती है फ़ोन पाकर खुश हो जाती है, होने की वजह से आए दिन फ़ोन चलाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिन बाद मनीषा अपने मोबाइल में एक नया प्रोफाइल बनाती है, फेसबुक में जाकर नया अकाउंट लगाती है, अपने कुछ खूबसूरत फ़ोटो को लगा देती है, और लगाने के बाद दिन भर कभी यूट्यूब पर कभी व्हाट्सअप कभी फेसबुक पर लगी पड़ी रहती। लेकिन जब शाम के टाइम इधर अरविंद ड्यूटी कर घर लौटता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मोबाइल पर बिजी देखता, बड़ा खुश हो जाता है। उसको लगने लगता है कि चलो इन्हें बिजी होने का कोई साधन तो मिल गया, पारिवारिक ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चल तो रही है। अब इधर मनीषा जो होती है काम धाम कर रोज़ जल्दी छुट्टी करती, अपने कमरे में बैठकर दिन भर मोबाइल पर लगी पड़ी रहती है। लेकिन मनीषा को भी लगने लगता है क्यों ना किसी से फेसबुक पे दोस्ती बना जाए ताकि हमारा भी कुछ जान पहचान बढ़े। अब इसी वजह से मनीषा अब फेसबुक पे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देती है, और कभी कभी इसका भी करने लग जाती है, और फ़ोटो इतनी खूबसूरत डालती लोग उसको लाइक करते कमेंट करते, जिसकी वजह से मनीषा की जो लालसा होती है फ़ोटो डालने की वीडियो बनाने की बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कभी भी किसी प्रोफाइल के द्वारा अगर फ़ोटो दिखता तुरंत मनीषा जो थी फ्रेंड रिक्वेस्ट को भेज दिया करती थी। तभी घटना से मात्र जो होता है इधर 2 साल पहले साल 2019 का ही मार्च का महीना होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो मनीषा ठाकुर
घर का सारा काम निपटा कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और उसी वक्त मोबाइल चलाना शुरू कर देती। तभी मोबाइल का जो घंटी होता है बज उठता है, कान पे लगाती है तो उसी वक्त एक व्यक्ति का आवाज़ आता, बड़ा मीठा आवाज़ होता है। तो इधर मनीषा कह देती है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। वह कह देता कि हम राज यादव बोल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही बांदा के रहने वाले हैं। मनीषा कह देती है हम आपको तो नहीं जानते, ना पहचानते, ना कभी देखे हैं, आप है कौन। राज कह देता है जिसका हमें नंबर चाहिए उसका नंबर तो हम तौर तरीके से निकाल ही लेते हैं। मनीषा चौंक जाती कि आखिर आप नंबर हमारा कैसे पा गए। वह कह देता कि हमारे पास आपका ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ था। यह बात जैसे मनीषा सुनती कहने लग जाती है हमसे गलती हो गई और उसी समय मनीषा जल्दबाजी में फ़ोन तो काट देती है। लेकिन जब रात का टाइम होता है मनीषा सोचने लग जाती है कि आखिर वह लड़का कौन था। प्रोफाइल निकालते देखती है बड़ा खूबसूरत यंग युवक होता है जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होता है, जिसका पूरा नाम लिखा होता है प्रेमचंद उर्फ राज यादव होता है। अब मनीषा जैसे प्रोफाइल को देखती, फ़ोटो को देखती है, उसी समय अपनी निगाहों में उस फोटो को बैठा लेती है और बैठाने के बाद जो था दूसरे दिन फिर घंटी मनीषा का बजता, मोबाइल का रिसीव करती है। कहने के बाद जो था मीठी मीठी बातें इधर राज करना शुरू कर देता है। पहले तो 2-3 बार इग्नोर करती है, काफ़ी बार फ़ोन काट देती है, लेकिन जब 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, जब बार बार राज फ़ोन कर इधर तंग करना शुरू कर देता है, करने की वजह से मनीषा जो होती है उसकी मीठी बातों में उलझ जाती है और दोनों जो होते हैं अब चैट के द्वारा बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि राज जो होता है उसी फेसबुक का जो मैसेज होता है उसी मैसेज पे काफ़ी शायरी भरे लफ्ज़ों में बातें बयां कर देता है और मनीषा लफ्ज़ों को पढ़ती, बातों को पढ़कर पूरी तरह से फिदा सी हो जाती है। अब मोबाइल नंबर भी आदान प्रदान हो जाते हैं। मोबाइल नंबर के द्वारा अब यहाँ तक बातें होने लग जाते हैं। मनीषा जो होती है अब इधर काम धाम छोड़ छाड़ कर जब भी फ़ोन आता कभी राज का तुरंत रिसीव करती और लग जाती, घंटों बातें करने लग जाती है। मनीषा को जो झुकाव होता है धीरे धीरे राज की तरफ हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए वादे भी दे लेते हैं, लेकिन वादा कब पूरा होगा या मनीषा को ना पता होता है न राज को पता होता है। लेकिन मनीषा को पूरा यकीन हो जाता है कि आखिर यह प्यार कैसे होता है, कैसे हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। वादे तो करते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता है। तभी घटना के कुछ साल पहले जो होता है इधर राज यादव जो होता है जबलपुर पहुंचता, लेकिन जब पहुंचता है तो ठिकाना जो होता है मनीषा ठाकुर को पहले पता होता है। उसके कमरे पर धमकता है, पता लगता है उसका जो अपना पति होता है अरविंद राजपूत अपने कमरे पर नहीं होता और दोनों जो बच्चे होते हैं वह बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए होते हैं। कमरे में अकेले मनीषा होती है और लेकिन जैसे मनीषा को राज अपने सामने पाता देख कर एकदम दीवाना सा हो जाता, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्रोफाइल में फ़ोटो को देखते हुए, लेकिन आज जब सामने पाता है पाने के बाद ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। लेकिन मनीषा भी जैसे ही राज को देखती वह भी उसकी दीवानी सी हो जाती है। दोनों कुछ वही बातें करते हैं, लेकिन मनीषा इशारा करके अपने बेडरूम में ले जाती है और संबंध तक बना देती है। फेसबुक या संबंध जो होता है अब इनका जो होता है उसी दिन जब चलता है, चलने के बाद दोनों कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम मनीषा ठाकुर का अपना जो पति होता है अरविंद राजपूत अपने घर पहुंचता है और बाहर देखता कोई अनजान आदमी बैठा हुआ है। तो मनीषा ठाकुर से कह देता कि आखिर हमारे यहाँ आज नया अनजान आदमी रिश्तेदार कौन आ गए। मनीषा ठाकुर वहीं होती है, कहने लग जाती है या हमारे अपने रिश्तेदार खुद के हैं, हमारी एक सहेली है उसी के ही जीजा हैं राज यादव, जो अपने ही उत्तर प्रदेश बांदा शहर के रहने वाले हैं। बस जबलपुर उनका आना जाना होता है, मुलाकात करने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। और वहाँ इधर अरविंद जो होता है अब जाकर राज का काफ़ी तौर तरीके से खातिरदारी भी करता है और जब दूसरे दिन का वक्त होता है तो अपने ही पास जो झील होता है वहाँ घुमाने फिराने ले जाता है और शाम को अपने घर पहुँचता है और काफ़ी सारे पैक वहाँ खुद अरविंद लेता और लेकर घर पहुंचने के बाद अरविंद और साथ में राज ठाकुर मिलकर पैक लगाते हैं। और लेकिन जब रात का वक्त होता है तो इधर राज के वक्त होता है, उम्र ढलने की वजह से अरविंद ठाकुर एकदम सुस्त पड़ जाता, जिसकी वजह से मौका निकाल कर मनीषा ठाकुर जिस कमरे में राज सो रहा था उसी में पहुँच जाती है, फिर रिश्तों को अंजाम दे देती है। वहाँ से 2-3 दिन रहने के बाद इधर राज चित्रकूट चला जाता है और जाने के बाद मनीषा फ़ोन के द्वारा बात तो कर लिया करती थी और मिलना जुलना जब बराबर चलने लग जाता है, चलने की वजह से दोनों फैसला लेते हैं और इसी फैसले तहत मनीषा ठाकुर एक दिन अपने पति से घूमने के बहाने चित्रकूट चली जाती है और वहाँ होटल लेती है। लेकिन उसी होटल में इधर दोनों मिलकर 5 दिन का वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन वहाँ से शादी का फैसला तक ले लेते हैं।
शादी के लिए तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन मनीषा जब आती है, आने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। लेकिन इसी बीच मनीषा का ही एक अपना मौसेरा भाई होता है, प्रदीप ठाकुर उर्फ विक्की पांडा। अपने आप को तो एक पुजारी बतलाता था, पास एक मंदिर होता, उसी में जाकर पुजारी गिरी का काम किया करता था, तंत्र मंत्र का भी उपाय किया करता था, लोगों से झाड़ फूट के गलत तरीके से पैसे भी लिया करता था, जिसकी वजह से उसके बाद ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। लेकिन विक्की पांडा का जो होता है, अपने ही मौसेरी जो बहन होती है, अब इधर मनीषा ठाकुर के घर आना जाना होता, आने जाने की वजह से उसको भी भनक लग जाता है कि आखिर राज यादव और साथ में हमारी मौसेरी जो बहन है मनीषा ठाकुर के बाद रिश्ते को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि राज के एक और कारण होता है, क्योंकि राज के पास जो होता है इधर मनीषा ठाकुर के 20,000 रुपये और साथ में राज का जो अपना जीजा होता है अरविंद राजपूत के 12,000 रुपये कर्ज के तौर पर पड़े होते हैं, जिसकी वजह से राजपूत परिवार वाले इधर विक्की को काफ़ी पैसे के लिए तंग किया करते थे। लेकिन जब पता चलता विक्की जो होता है खुद मनीषा के बाद पहुंचता, कहने लग जाता है कि आज के बाद हम आपको एक पैसा भी नहीं देंगे, अगर आप पैसा मांगेंगे तो इसका खुलासा जाकर हम अपने जीजा अरविंद के सामने कर देंगे। यह बात जब सुनती है तो उसी वक्त अब इधर जो होती है वही जुबान की जुबान मनीषा के बंद हो जाती है, दोबारा ना कुछ बोल पाती है, ना कुछ सोच पाती कि आखिर अब पैसे कैसे मांगे। लेकिन इधर अरविंद जब भी कभी भी विक्की के सामने पड़ता तुरंत पैसे की मांग करता, लेकिन उसके सामने सच्चाई रख नहीं पाता। लेकिन इधर जो होता है अपने ही पैरों तले दबाकर अपनी मौसेरी बहन मनीषा को रख देता, मौके का फ़ायदा उठाने लग जाता है। लेकिन मनीषा को जो पता हो जाता है कि इसके बारे में हमारे अपने भाई को पता चल चुका है, तो चलने की वजह से अपने भाई के सामने एक पेशकश कर देती है, भाई क्यों ना मिलकर हमारी शादी करवा दो, क्योंकि हमने कई बार भागने का फैसला तो लिया है, लेकिन जब फैसला लेते हैं उसी वक्त हमारा मन जो होता है इचोड़ मार देता है, क्योंकि अगर भागेंगे तो हमारे दोनों बच्चों का परवरिश कौन करेगा। क्योंकि हमारा जो पति है इधर अरविंद का जो उम्र है काफ़ी करीब जा चुका है और बच्चों का परवरिश करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं बची है। हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर शादी कर लें। यह बात विक्की सुनता तुरंत उसी मंदिर में, जिस मंदिर में पंडिताई का काम करता था, उसी में इधर जाकर मनीषा के मांग में खुद राज के हाथों से सिंदूर भरवा देता है और दोनों पति पत्नी की तरह अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। इसकी जो भनक होता है कभी अरविंद ठाकुर को नहीं लग पाता, बस इतना शंका जरूर हो जाता कि आखिर राज का इस घर में आना जाना क्यों है। उसको भी लगने लगता है कि हमारी जो पत्नी है दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन इधर अरविंद अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ होता है और जब उलझा हुआ होता है, लेकिन इसकी जो खबर होती है यहाँ जाकर अरविंद का अपना जो बड़ा भाई उसको जब लगता है तो इधर जाकर खुद राज को काफ़ी समझाता बुझाता है कि आप हमारे घर का आने का जो रास्ता छोड़ दीजिए। लेकिन अरविंद समझाने के छोड़ दीजिए, लेकिन जो राज होता है इसकी जानकारी आकर मनीषा को देता है। लेकिन मनीषा अब काफ़ी सावधानी के साथ अपने रिश्ते को अंजाम देती है। लेकिन जब मनीषा रिश्तों को अंजाम देती है उसके मन में शंकाएं तो जन्म लेना शुरू कर देती कि अगर हम पकड़ेंगे गए तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। और उसी वक्त मनीषा सोच लेती है क्यों ना अपने पति को अपने रास्ते से ठिकाने लगा दिया जाए, और राज के सामने पेशकश करती है अपने पति को ठिकाने लगाने के बाद तुम्हारे साथ ज़िंदगी हम बिताएंगे। और राज यह सुनता तो खुश हो जाता, कहने लग जाता हाँ क्यों नहीं। उसी बात सुनकर मनीषा भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और दोनों प्लान बनाते हैं। लेकिन उसी प्लान के तहत मनीषा कई बार कोशिश करती है विषैला औषध खिलाकर अपने पति को रास्ते से ठिकाने लगाया जाए। एक बार कोशिश भी करती है, लेकिन इसकी जानकारी खुद मनीषा जाकर अपने ही मौसेरे भाई इधर विक्की पांडा को दे देते। विक्की पांडा जब सुनता सनस रह जाता है, कहने लग जाता है अगर यह कारनामा करोगी तो पूरी तरह से हम लोग पकड़े जाएंगे। अब उसी वक्त विक्की पांडा और इधर मनीषा ठाकुर दोनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए राज को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और तीनों मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं जिस प्लान में फंसने के लिए वह कोई रास्ता छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और उसी प्लान के तहत काम में लग भी जाते हैं। लेकिन घटना से ठीक कुछ महीने पहले जो होता है, मनीषा ने ही इधर राज के आधार कार्ड पर राज को एक नया मोबाइल फ़ोन दिलवा रखा था, जिसकी किस्त जबलपुर में ही बनी हुई थी और जबलपुर में किस्त जमा करने के बहाने आना जाना राज का लगा होता था और मुलाकात कभी कभी जाकर इधर अरविंद से हो जाया करता था। अच्छा लगता है यही बहाना देखकर मनीषा को भी, क्योंकि मनीषा ठाकुर को पूरा उम्मीद होता है कि अगर हमारे पति
इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उनकी जो नौकरी होती है वो हमें मिल जाएगी, और साथ में हमारे मौसेरे भाई ने जो हमसे कर्जा ले रखा 33,000 वह तो उसका पूरा माफ़ हो जाएगा। अब इसकी जानकारी खुद मनीषा ठाकुर जाकर विक्की पांडा को दे चुकी होती है। विक्की पांडा जब सुनता है कि हमारे जीजा की हत्या के बाद पूरे पैसे माफ़ हो जाएंगे तो बड़ा खुश जाता है, इसीलिए वह प्लान में शामिल हो जाता है। और इधर अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए मनीषा ठाकुर भी पूरी तरह से षड्यंत्र रचने लग जाती है। और तभी ठीक 21 जनवरी साल 2021 का ही सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त रिजर्वेशन कराकर अब बांदा से जबलपुर स्टेशन पहुँच जाता। दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में टैगोर एक गार्डन होता है, उस गार्डन में इधर जाकर राज यादव बैठा रहता। लेकिन कुछ मिनट बीतता तो कुछ मिनट बीतने के बाद मनीषा ठाकुर और साथ में विक्की पांडा पहुंचते हैं और तीनों मिलकर वहीं एक खतरनाक प्लान बनाते, अपने प्लान के तहत इस घटना को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। लेकिन वहाँ से विक्की पांडा जो होता है अपने घर के लिए तो निकल जाता है, लेकिन इधर राज यादव और साथ में मनीषा ठाकुर ऑटो लेने के बाद जबलपुर स्टेशन पे पहुंच जाते और वहीं से मनीषा फ़ोन कर देती अपने पति इधर अरविंद राजपूत के पास और कहने लग जाती है कि राज जबलपुर तो आया हुआ है मोबाइल का किस्त भरने के लिए और वह जबलपुर स्टेशन पे पहुंचने वाला है और रात में गाड़ी पकड़ेगा और निकल जाएगा। एक बार जाकर आज आप उससे मुलाकात कर लीजिए। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद अरविंद जो होता है उस समय अपने ही ऑफिस आधार ताल जोनल में होता है, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है। चिट्ठियों को आदान प्रदान कर जब शाम का 5 बज जाता है तो पहुंचता है, तुरंत ही जबलपुर स्टेशन के लिए चला जाता है। कुछ मिनट सफ़र तय कर जबलपुर स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर राज खड़ा होता है, उससे मुलाकात करता है, कुछ बातें करता है और राज वहीं कहने लग जाता है कि दोस्त हमारी जो ट्रेन है चित्रकूट के लिए रात में 9 बजे है, अभी कुछ टाइम बचे हैं तो हम दोनों मिलकर चलें, क्यों ना कुछ पैक लगाया जाए, अपने मूड को बदला जाए, फिर वहाँ से हमें लाकर यहाँ जबलपुर स्टेशन पर छोड़ देना और हम जो होता है ट्रेन पकड़ अपने घर निकल जाएंगे। अब यह बात सुनने के बाद अरविंद राजपूत जो होता है राज यादव की बातों में फंस जाता है। फंसने की वजह से बात मान लेता है। बाहर निकलते हैं, पेट्रोल पंप होता है, वहीं पास एक दारू का ठेका होता है। काफ़ी सारे वहाँ बोतलें लेते हैं, अपने जेब में और चखने सहित रख लेते हैं और रखने के बाद उसी के पीछे मुर्गी मैदान होता है, वहाँ चले जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही बैठते हैं तो उसी वक्त अब इधर विक्की पांडा भी पहुँच जाता है। विक्की पांडा जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद अब जैसे अपने सामने अरविंद देखता, कहने लग जाता तुम यहाँ कैसे आ गए साले जी। यह बात सुनता विक्की कहने लग जाता कि हमें पता है कि आप यहाँ आने वाले हैं, हमें फ़ोन के द्वारा इसकी जो जानकारी है खुद इधर राज ने दिया है। लेकिन इधर कभी भनक नहीं लगने देते हैं अरविंद को कि हमारे इस नौकरी को अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए हमने काफ़ी जी तोड़ मेहनत की, उस नौकरी के लिए कोई हमारे पीछे ऐसे पड़ सकता है। लेकिन राज और विक्की दोनों मिलकर अपने हाथों से पैक बनाने लग जाते हैं और उसी वक्त पैक का ज़्यादा हिस्सा होता है इधर अरविंद राजपूत को लगवा दे। लेकिन थोड़ी देर बाद अरविंद राजपूत नशे में बेसुध हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौका देखते हैं बेसुध अवस्था वाला तो इधर राज और साथ में विक्की दोनों खड़े होते हैं, पास एक पत्थर, उसी पत्थर को लेते हैं, काफ़ी बार वार करते हैं, जिसकी वजह से वही हमेशा में ऐसा लगा कि इस दुनिया को छोड़कर अरविंद राजपूत चला जाता है। जब सारे मामलों को देखते हैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया है तो विक्की पांडा अपने घर चला जाता है और इधर राज यादव जो होता है जबलपुर जाता है। रात 9 बजे ट्रेन होता है, वहाँ पकड़ता है, फिर चित्रकूट के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर खुद मनीषा ठाकुर और विक्की पांडा की तारीफ रहा था, पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ राज यादव की तलाशी करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इधर पहुँच जाती है खुद सूरत में, जहाँ पर उसका अपना बड़ा भाई रहता है। वहाँ पर पुलिस की टीम धावा तो बोलती है लेकिन वहीं पर मिल जाता है। पहले तो जो होता है उसका बड़ा भाई नानूपुर कहता है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम जब डांट डपाट लगाती है तो कहने लग जाता है कि हम जो होता है लेकर पहुँच जाएंगे। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है वहाँ पहले से पहुँच जाती है और वहीं से उसको अपनी कटिंग लेती है और उसको भी थाने लाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब कोर्ट में पेश कर देती है, कोर्ट में पुलिस के सामने ही राज के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर राज को भी जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।